इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अर्थ और उसका क्षेत्र। लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले हम प्रशासन का अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासन का क्या अर्थ होता है। प्रशासन शब्द का अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना। यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। तो प्रशासन क्या है? कार्यों का प्रबंध करने या कार्यों को पूरा करने की एक क्रिया है। आधुनिक विचारकों के मतानुसार प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली एक सामूहिक क्रिया है। तो प्रशासन क्या है कि मनुष्यों के परस्पर सहयोग से एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है। यदि कोई एक अकेला व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसको प्रशासन नहीं कहेंगे, बल्कि जो पूरा का पूरा संगठन है उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति यदि सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो उसको प्रशासन कहा जाएगा। तो ये हो गया प्रशासन का अर्थ। अब देखते हैं लोक प्रशासन का अर्थ और उसकी परिभाषा। लोक प्रशासन दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है सार्वजनिक या जनता से संबंधित। लोक शब्द यह दर्शाता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। सरकारी क्रियाएं जनता के हित के लिए संपन्न की जाती हैं। अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। तो लोक प्रशासन में लोक का मतलब है सार्वजनिक या सरकारी या सारी जनता से संबंधित, और सारी जनता से संबंधित कार्य सरकारी कार्य ही होते हैं। इसका मतलब है सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को या सरकार द्वारा किए गए प्रशासन को ही लोक प्रशासन कहते हैं। यानी कि ऐसा प्रशासन जो लोगों के हित के लिए किया जाता हो उसको लोक प्रशासन कहते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि सरकारी कार्यों के प्रशासन को ही लोक प्रशासन कहते हैं। व्यापक रूप से राज्य की राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ही लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। यानी कि राज्य जो भी काम करता है वो सारे किस में आते हैं? लोक प्रशासन में आते हैं। इसमें विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्यों को शामिल किया जाता है। तो जो लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ है उसमें सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों अंगों के कार्यों को ही लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है। संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ही किया जाता है। तो यदि हम लोक प्रशासन को संकुचित अर्थ में देखें या संकीर्ण अर्थ में देखें तो इसमें केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों को ही शामिल किया जाता है। और यदि हम इसको व्यापक रूप में देखें तो सरकार के तीनों अंगों द्वारा किए गए कार्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लोक प्रशासन का अर्थ या उसकी परिभाषा। अब देखते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र यानी कि स्कोप। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मोटे रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित या संकीर्ण दृष्टिकोण, तीसरा है पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। पहला क्षेत्र है व्यापक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं
जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। ठीक है, तो जो लोक प्रशासन का व्यापक जो दृष्टिकोण है वो क्या मानता है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं उन तीनों अंगों के द्वारा किए गए सभी कार्यों को लोक प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए। एल.डी. व्हाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। तो ये जो विचारक हैं, 3-4 विचारक हैं, ये लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यानी कि ये विचारक मानते हैं कि जो सरकार के तीनों अंग हैं उन तीनों अंगों द्वारा किए गए सभी कार्यों को लोक प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर व्हाइट और विलोबी की लोक प्रशासन की परिभाषाएं लिखी गई हैं। यदि आप याद रखना चाहो तो रख लो, वरना कोई आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। तो व्हाइट क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। विलोबी कहते हैं अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के संपादन से संबंध होता है, चाहे वे कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। यानी कि विलोबी भी लोक प्रशासन की व्यापक परिभाषा को स्वीकार करता है, व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। तो ये तो गया व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में क्या है कि जो सरकार के तीनों अंग हैं उन तीनों अंगों के सभी कार्यों को शामिल किया जाता है। दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। साइमन, लूथर गुलिक आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया है। तो जो संकुचित दृष्टिकोण है वो क्या मानता है कि लोक प्रशासन में केवल कार्यपालिका के कार्य ही शामिल होने चाहिए। अब यहाँ पर साइमन और लूथर गुलिक की लोक प्रशासन की परिभाषा दी गई है जो कि संकुचित दृष्टिकोण को अपनाते हैं। साइमन लिखते हैं, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती हैं। लूथर गुलिक के अनुसार इसका विशेष संबंध कार्यपालिका से है। तो ये दोनों ही विचारक लोक प्रशासन को कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित मानते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में तीसरा दृष्टिकोण है पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कोर्ब कहा जाता है। तो पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया है? लूथर गुलिक ने किया है। पोस्ट कोर्ब शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। ये शब्द इस प्रकार है, यानी कि जो हमने पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण का नाम पढ़ा है उस नाम के जो अक्षर हैं उनका क्या अर्थ है। तो पहला है पी का मतलब प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना, प्लान करना। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाना, संगठन बनाना। एस मतलब स्टाफिंग, स्टाफ का मतलब कर्मचारी, तो कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी का मतलब डायरेक्टिंग या डायरेक्शन, यानी कि निर्देश देना। CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय करना, सहयोग करना। R का मतलब रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट देना। B का मतलब बजटिंग, यानी कि बजट तैयार करना। उपयुक्त पोस्ट कोर्ब क्रियाएं सभी संगठनों में संपन्न की जाती हैं। तो ये हो गया पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण, यानी कि जो ये 7 क्रियाएं हैं ये प्रत्येक प्रशासनिक संगठन में संपन्न की जाती हैं। अब जो पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण है इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, लेकिन इन आलोचनाओं को हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले क्षेत्र के संबंध में चौथा दृष्टिकोण देख लेते हैं। चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण।
लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके अनुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित अथवा जनता का कल्याण करना। तो ये होगा चौथा दृष्टिकोण। पहला हमने पढ़ा था व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट कौरव दृष्टिकोण और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। अब देख लेते हैं थोड़ी सी पोस्ट कौरव दृष्टिकोण की आलोचना, यानी कि इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें लोक प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण तत्व की उपेक्षा की गई है। वह तत्व है पाठ्य विषय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो पहली आलोचना क्या की जाती है कि इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है, पाठ्य विषय है, उसकी उपेक्षा की गई है। अब दूसरी आलोचना देखते हैं। वे विद्वान भी पोस्ट कौरव की आलोचना करते हैं जो प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के समर्थक हैं। हॉथोर्न प्रयोग प्रशासन को मानवीय पहलू से ही देखता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल प्रशासन की तकनीकों एवं विधियों का ही अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको अपना ध्यान उन मनुष्यों पर भी केंद्रित करना चाहिए जो कि उन तकनीकों एवं विधियों का प्रयोग करते हैं। तो पोस्ट कौरव दृष्टिकोण की दूसरी आलोचना मानवीय आधार पर की जाती है, यानी कि यह मानवीय पक्ष पर बल नहीं देता है। किसी संगठन में जो मानव काम करते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि जबकि जो संगठन की तकनीकें हैं उनका प्रयोग मनुष्य ही करते हैं। जबकि पोस्ट कौरव दृष्टिकोण मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है, मानवीय पक्ष पर बल नहीं देता है। तो ये हो गया हमारा लोक प्रशासन का अर्थ और उसका क्षेत्र। अगले वीडियो में हम लोक प्रशासन का महत्व और लोक प्रशासन का स्वरूप यानी कि उसका नेचर पढ़ेंगे।